यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आपके सामने लेकर मैं आ चुका हूँ। सभी को पता होगा इसमें हम जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहले 18 हो चुके हैं और वो सभी प्ले लिस्ट में हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर वो नहीं देखें तो उन सभी को भी देख लो और इस क्लास को देखो मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहा जाता है। युद्ध का देवता किस देवता को कहा जाता है ऋग्वेद में? देखो आपको पता होगा 4 वेद दिए हुए हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सबसे पुराना है ऋग्वेद, सबसे नया है अथर्ववेद। देखो वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा था। जैसे वैदिक सभ्यता हुई थी, इससे पहले हुई थी हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया, एक ऋग्वैदिक काल में और दूसरी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में जो बाकी 3 वेद हैं उन सभी की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद में पूछा है कि किस देवता को युद्ध का देवता कहा जाता है। तो देखो इसके बारे में याद रखना, इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। इंद्र को कहा जाता है ऋग्वेद में युद्ध का देवता। क्यों कहा जाता है? देखो एक तो ये युद्ध से संबंधित ही हैं, चलो ये युद्ध का देवता तो कह दिया, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। तो इंद्र शब्द का ऋग्वेद में देखा जाए तो 250 बार उल्लेख हुआ है, यानी 250 बार 250 जगह देखने को मिलेगा इंद्र नाम जो है आपको लिखा हुआ। लेकिन सबसे अधिक किसका उल्लेख हुआ है? तो सबसे अधिक जो वर्ड है वो है पिता का, जिसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 350 बार। कितनी? 350 बार सबसे अधिक इस्तेमाल किया हुआ शब्द है पिता। देखो गंगा यमुना के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्या इतनी महत्ता थी उस टाइम में? लेकिन देखो उस टाइम गंगा और यमुना का कोई महत्व नहीं था वैदिक पीरियड में। क्यों? क्योंकि एक बार तो उल्लेख मिला है मात्र गंगा का ऋग्वेद में और 2 बार उल्लेख, 3 बार उल्लेख मिला है यमुना का। और उस टाइम देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नदी तो थी सिंधु और सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी सरस्वती। और देखो वैदिक सभ्यता के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2-3 अंतर बता देता हूँ, जान लो कि जो इंडस वैली हुआ करती थी वो तो शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो हुआ करती थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और वो जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो व्यापार पर आधारित थी और वैदिक सभ्यता कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। और हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी, लेकिन ये वैदिक सभ्यता जो हुआ करती थी पितृ सत्तात्मक हुआ करती थी। ठीक है, तो युद्ध का देवता ऋग्वेद में इंद्र को कहा जाता था। आगे देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? जो महाजनपद हुए हैं 16, उन सभी में से सुक्तिमती किसकी राजधानी हुआ करती थी? देखो 16 महाजनपदों के बारे में भी बताऊं, जो 1600 BC के जो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहले तो ये जान लो कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का है। यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो देखो ये सुक्तिमती जो राजधानी हुआ करती थी ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी हुआ करती थी, चेदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये चेदी महाजनपद कहाँ पड़ता था? जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है उस साइड में पड़ा करता था ये, और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। और देखो इसके अलावा सभी उसके बारे में बता दूं महाजनपदों के, जैसे अंग महाजनपद था जो बिहार का क्षेत्र था, भागलपुर और मुंगेर का, उसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। यानी ऐसे याद कर सकते हो कि चंपा जो है आंगन में नाचती है, यानी चंपा आंगन में नाचती है, आंगन में, तो अंग से आंगन से अंग हो जाएगा और चंपा से चंपा हो जाएगा। देखो मगध सबसे फेमस था। इसमें मगध की राजधानी पहली बनी थी राजगृह, दूसरी बनी थी पाटलिपुत्र और तीसरी बनी थी वैशाली। काशी भी पूछी जाती है, तो देखो काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। काशी की क्या राजधानी थी? वाराणसी। और देखो एक चीज़ और बता दूं कि वाराणसी का वाराणसी नाम कैसे पड़ा, कि 2 नदियाँ हैं वरुण और अस्सी। वरुण और अस्सी, एक नदी है वरुण और दूसरी है नदी अस्सी, तो इन दोनों के बीच में स्थित है वाराणसी, इसी वजह से इसको कहा जाता है वाराणसी। और काशी की ये राजधानी हुआ करती थी। एक है महाजनपद कौशल जो है देखा जाए वर्तमान में यूपी का जो अवध क्षेत्र है, यानी वो जो है फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र जो है
उस साइड में पड़ता है ये कौशल, और इसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती हुआ करती थी। और एक है वत्स, वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। वत्स की कहाँ हुआ करती थी? कौशाम्बी। उसके अलावा और बताऊं आपको, एक कुरु है, कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। देखो कुरु का क्षेत्र दिल्ली हरियाणा जो मेरठ क्षेत्र है उस साइड में पड़ता है। इसके अलावा पांचाल भी हुआ था, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। यूपी का जो रोहेलखंड है ना वो क्षेत्र है, और इसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य हुआ करती थी। पांचाल की कहाँ थी? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। मल्ल महाजनपद की, ये यूपी का पूर्वी क्षेत्र जो है गोरखपुर देवरिया उस साइड में है मल्ल क्षेत्र, और इसकी राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। देखो कैसे याद कर सकते हो मल्ल को, जो मल्ल होते हैं ना वो कुश्ती लड़ते हैं। मल्ल क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। और वज्जी महाजनपद और था, वज्जी की क्या थी? विदेह और मिथिला थी। ये बिहार और नेपाल का क्षेत्र था, वज्जी जो महाजनपद था। उसके अलावा एक मत्स्य महाजनपद और है, वो जो भरतपुर और जयपुर का जो क्षेत्र है अलवर वगैरह उस साइड में पड़ता है, पड़ता था मत्स्य महाजनपद, और इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। देखो मछलियाँ जो होती हैं, व्हेल मछलियाँ वगैरह जो होती हैं, यानी मत्स्य मछलियाँ समझ सकते हो, वो काफ़ी विराट होती हैं, यानी बड़ी बड़ी होती हैं, तो विराट होती हैं। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट। सूरसेन की हुआ करती थी मथुरा, जो ब्रज क्षेत्र है उस क्षेत्र में पड़ता है सूरसेन। और अवंती की राजधानी उज्जैन, वो अवंती की राजधानी एक तो उज्जैन थी और एक थी माहिष्मती, और ये उज्जैन से लेकर के जो नर्मदा का क्षेत्र है उस साइड में पड़ता था। गांधार ये अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता था, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कम्बोज भी था, कम्बोज की कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है। कम्बोज की राजधानी थी हाटक और राजापुर, हाटक और राजापुर। देखो अस्मक को याद रखना, ये एकमात्र ऐसा स्थल, ऐसा महाजनपद था जो भारत में, दक्षिण भारत में था। अस्मक कहाँ था? दक्षिण भारत में। और ये जो नर्मदा और गोदावरी का बीच का जो क्षेत्र है उस भाग को कहा जाता था अस्मक। और इसकी राजधानी पोर्टल और पोटनी थी, पोर्टल और पोटनी। ठीक है, तो काफ़ी समझ गए होंगे। महाजनपदों को अच्छे से रट लेना, एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है वहाँ से। नेक्स्ट देखो, वह स्तूप जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, कौन सा स्तूप है जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? सारनाथ, सांची, कुशीनगर, बोधगया। देखो इसे करने की कोशिश करें। सारनाथ तो संबंधित है, क्योंकि पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था महात्मा बुद्ध ने। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। लेकिन ये जो सांची का स्तूप है ये इससे संबंधित नहीं है। सांची का स्तूप तो अशोक से संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? कौन सा गुप्त शासक था जिसके द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे? देखो आपको गुप्त वंश के बारे में बताऊं कि कैसे स्थापित हुआ था। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि कुषाण वंश हुआ था, तो कुषाण वंश का जब पतन होना स्टार्ट हुआ था तो अंत में चल के जैसे ही उसका शासन का अंत होना स्टार्ट हुआ कुषाण का, तो उसके कुछ सामंत हुआ करते थे, और उन सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और नए साम्राज्य की उन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी, गुप्त साम्राज्य की। और ये गुप्त साम्राज्य जो रहा था भारत में 319 एडी से लेकर के 550 एडी तक रहा था गुप्त साम्राज्य। और इसका संस्थापक कहा जाता है श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त जो था इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसका फिर पुत्र आगे घटोत्कच शासक बना था, घटोत्कच के बाद बना था चंद्रगुप्त प्रथम, और इसी को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। और चंद्रगुप्त प्रथम के ही द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे गुप्त शासन में। ठीक है, तो इसका जवाब तो हो जाता है कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम। और बताऊं इसके बारे में कि इसी के द्वारा जो गुप्त सम्मत है वो भी चलाया गया था, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही। और देखो 78 ईस्वी में शक सम्मत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। देखो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया शक सम्मत, लेकिन इससे 241 वर्ष पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्मत चलाया था, याद रखना। और सब पहला शासक था गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। और इसने वो राजकुमारी थी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, उससे भी विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने।
ठीक है। समुद्रगुप्त, ये देखो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। स्मिथ ने कहा है, सभी ने पढ़ा होगा, इसने 335 AD से 375 तक शासन किया था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। और ये अपने सैन्य अभियानों के लिए भी प्रसिद्ध था। इसने 9 शासक तो उत्तरापथ में हराए थे और 12 शासक इसने दक्षिणापथ में हराए थे। VA स्मिथ एक इतिहासकार हुए हैं, उन्हीं के द्वारा इसको कहा गया है भारत का नेपोलियन, याद रखना। देखो इसने जब ये अपने अभियान करता था तो 3 नीतियों को अपनाता था। समुद्रगुप्त जो था, जब अपने यानी युद्ध के जो अभियान करता था तो उस टाइम ये 3 नीतियों को अपनाता था। पहली थी इसकी नीति ग्रहण, दूसरी थी इसकी मोक्ष, और तीसरी हुआ करती थी अनुग्रह। यानी ग्रहण के मतलब होता था शत्रु पर अधिकार करता था, मोक्ष के द्वारा ये शत्रुओं को मुक्त करता था, और अनुग्रह का मतलब होता था शत्रु को उसका राज्य वापस लौटा करके दया करता था। और देखो इलाहाबाद जो अभिलेख है वो भी इसी से संबंधित है। इसका दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन, उसके द्वारा इसकी विजयों को लिखवाया गया था इस पर। ठीक है, इलाहाबाद अभिलेख पर, जहाँ इसने समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों को लिखवाया था। ठीक है, जिसको अशोक ने स्थापित किया था। आगे फिर जहांगीर ने भी उस पर उसका राज्याभिषेक का वर्णन किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त एक कवि भी था, याद रखना, और ये कविराज की भी उपाधि धारण की थी इसने, और ये वीणा वादक भी था। ठीक है, और सिक्कों पर दिखाया गया है इसको वीणा वादन करते हुए, महत्वपूर्ण हो जाता है ये अपने आप में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। रुकनुद्दीन फिरोज, मुबारक खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह, सबसे पहले कौन सा था इनमें से? देखो पहले तो इसमें पहले फर्स्ट को देखो कि रुकनुद्दीन फिरोज कौन था। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में बता दूं, ये जो इल्तुतमिश हुआ था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, उसका ये बड़ा पुत्र था। किसका? इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, और ये 1236 में शासक बना था। कब? 1236 में। और ये जो मुबारक खिलजी है, ये खिलजी वंश से संबंधित था, और 1316 से 1320 तक ये खिलजी वंश का शासक रहा था, याद रखना। और इसी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। किसने? मुबारक खिलजी ने। पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश का कौन सा शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने ही खुद को किया था। और देखो खिलजी वंश का अंतिम शासक भी बता दूं आपको, खुसरो शाह था, जो 1320 AD में बना था, और इसका वास्तविक नाम था मुबारक हसन। ठीक है, और ये देखो फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश से संबंधित है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और ये शासक बना था 1351 में, और इसने 1388 तक शासन किया था। देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखना, इसकी जो तुलना की गई है राजनीतिक तौर पर तो अकबर से, और धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब से काफ़ी फेमस था। ये नहरों का भी निर्माण करवाया था इसने काफ़ी, और दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता था फिरोज शाह तुगलक को। और हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद को फिरोजा कोटला, जौनपुर जौना खां के नाम पर किया था इसने। इन सभी की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हो जाता है। आलम शाह के बारे में भी बताऊं। आलम शाह शासक था उसका सैयद वंश की स्थापना सभी को पता होगा खिज्र खां के द्वारा की गई थी। 1414 से 1421 तक सैयद वंश उसने खिज्र खां ने शासन किया था। और ये अलाउद्दीन जो आलम शाह है, ये आपके सामने, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था, और इसने शासन किया था 1445 से लेकर के 1451 तक। तो देख सकते हो इसमें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले कौन सा होगा? 1236 ही होगा, रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद होगा आपका ये मुबारक शाह खिलजी, दूसरा ही सही है, तीसरा फिर, तो ये क्रम तो इसका बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 ही हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखो, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, किसने किया था? अबुल फजल की हत्या भी किसने कराई थी? तो देखो अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी, सभी को पता होगा। जब इसने हत्या कर दी थी तो अबुल फजल की किसने की थी हत्या? तो इसके बारे में बता दूं, बीड़ सिंह बुंदेला सरदार था, उसके द्वारा हत्या कराई गई थी जहांगीर के द्वारा। बीड़ सिंह बुंदेला के द्वारा कराई गई थी हत्या
जहांगीर ने करवाई थी उस पर अबुल फजल की, और जब इसने हत्या कर दी थी तो अबुल फजल को, उसको बीर सिंह बुंदेला को जहांगीर ने सम्मानित किया था। और देखो अबुल फजल के बारे में बता दूं, जो अकबर के नौरत्न हुआ करते थे उसमें से एक था, और इसकी हत्या 1602 ईस्वी में की गई थी सलीम यानी जहांगीर के कहने पर। और देखो अकबर का जो 1582 में जो दीन इलाही धर्म जो चलाया गया था अकबर के द्वारा 1582 में, उसका ये मुख्य पुरोहित था अबुल फजल। इसी के द्वारा अकबरनामा और आईने अकबरी को भी लिखा गया था। तो समझ सकते हो कि काफ़ी फेमस व्यक्ति था, और ऐसा कहा जाता है कि 15-16 किलो के करीब खाता था ये पूरे दिन में अबुल फजल जो है। नेक्स्ट देखो, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो ये जो सामने घटनाएं दी हुई हैं अकबर से संबंधित हैं। जजिया कर की समाप्ति कब की थी अकबर ने, तो इसके बारे में बताऊं 1564 में अकबर के द्वारा जजिया की समाप्ति की गई थी। जजिया क्या होता था, गैर मुस्लिमों यानी जो मुस्लिम नहीं थे उनके अलावा जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे उनसे वसूला जाने वाला कर हुआ करता था ये, ठीक है। जजिया इसको समाप्त किया था अकबर ने 1564 में। और ये इबादत खाने का निर्माण कब कराया गया था, इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में कराया गया था। कब, 1575 में, याद रखना 1575 में। और ये मजहर पर हस्ताक्षर कब किए गए, 1579 में, 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना अभी बताया मैंने 1582 में अकबर के द्वारा। और एकमात्र हिंदू इसको अपनाने वाला कौन था, बीरबल, याद रखना। तो देखो क्रम करना है आपको, देखना है। पहला 64, सबसे पहले तो 64 ही आएगा, एक आएगा। उसके बाद इसमें भी क्रम दिया हुआ ही है, तो इसमें तो मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पहले जजिया की समाप्ति 1564 में, इबादत खाने का निर्माण 75 में, मजहर पर हस्ताक्षर 79 में, और दीन इलाही की 1582 में। तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट देखो, अब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। हसन निजामी, गुलबदन बेगम, काजिम सिराजी, भीमसेन सक्सेना। और ये सूची सेकंड में आपके सामने पुस्तकें दी हुई हैं, तो ये देखना है किसके द्वारा किस किस की रचना की गई है। तो देखो हसन निजामी, सबसे पहले जानो हसन निजामी, तो इनके द्वारा क्या लिखी गई, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर को किसके द्वारा लिखा गया, हसन निजामी। गुलबदन बेगम के द्वारा क्या लिखा गया, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। किसने, गुलबदन बेगम ने। और काजिम सिराजी ने क्या लिखा, काजिम सिराजी ने लिखा था आलमगीरनामा, आलमगीरनामा। और भीमसेन सक्सेना ने नुस्खा ए दिलकुशा। तो एक का तो हो गया 4, बी का 3, और सी का 1 और 2, 4 3 1 2। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा इसका, 4 3 1 2। नेक्स्ट देखो, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, कि कौन सा मुस्लिम था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, पहला मुस्लिम पूछा है इसमें। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था ये शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक था, सभी को पता होगा। जैसे शाहजहां के 4 पुत्र थे, जैसे दारा शिकोह, मुराद बख्श, और आपका शाह शुजा और औरंगजेब। तो ये 4 पुत्र हुए थे आप उसके शाहजहां के, उनमें से सबसे बड़ा था ये दारा शिकोह। काफ़ी योग्य, काफ़ी विद्वान था ये, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये इसको हरा दिया था औरंगजेब ने युद्ध में, और फिर इसकी हत्या भी कर दी थी। तो समझ सकते हो दारा शिकोह था पहला मुस्लिम जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। और देखो एक चीज़ और बता दूं दारा शिकोह के बारे में, जैसे भागवत गीता है, भागवत गीता या फिर योग वशिष्ठ, इन सभी का भी इसके द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। और देखो इसने वेदों का संकलन भी कराया था। और क्या बताऊं इसके बारे में, दारा शिकोह ने काशी के जो पंडित थे उनकी सहायता से 52 उपनिषदों यानी 50 और 2 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी में अनुवाद किया था।
किससे लिख देता हूँ, सिर ए अकबर, अकबर नाम से उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद कराया था, याद रखना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। दारा शिकोह जो है ये सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक भी था, ये काफ़ी योग्य विद्वान था, याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान के खंडहर हैं जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको पता होगा विजयनगर की राजधानी कौन सी रही थी, हम्पी, और हम्पी में ही जो खंडहर हैं वो विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वहाँ की राजधानी रही है। तो सभी को पता हो, बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर, याद रखना, नदी के बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन सा शासक है जो राजपूत शासक है, संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो देखो इसके बारे में बताऊं, ये शासक हुआ था राणा कुम्भा। राणा कुम्भा जो हुआ था 1433 में मेवाड़ का शासक बना था। कहाँ का? मेवाड़ का। और देखो याद रखना, राणा कुम्भा ने संगीत पर एक पुस्तक संगीत राज भी लिखी थी, यानी जो संगीत राज लिखी थी वो संगीत पर ही लिखी थी इसने पुस्तक। और इसने वो जो खिलजी वंश का शासक था महमूद खिलजी, उसको भी पराजित किया था। और मालवा का शासक था वो उस टाइम, और मालवा पर विजय प्राप्त की थी इसने महमूद खिलजी को हरा करके, यानी दिल्ली का शासक था। वैसे तो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, मालवा पर विजय प्राप्त की थी, यानी मालवा पर इसने युद्ध लड़ा था। और फिर इस युद्ध के पश्चात देखा जाए तो इस 1440 में राणा कुम्भा ने, यानी जो ये राणा कुम्भा हुआ था, इसी ने 1440 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। याद रखना, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? तो राणा कुम्भा के द्वारा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई? राणा कुम्भा के द्वारा। और कब? 1440 में। नेक्स्ट देखो, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जोना खां के नाम पर की थी। जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ईरान में एक जौनपुर जगह है, उसी की वजह से उसी के नाम पर रखा गया है। ये जौनपुर को भारत का वो सिराज जगह है ईरान में, सॉरी जौनपुर नहीं, सिराज जगह है ईरान में। और भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं ये दोनों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कौन सा कथन है जो साइमन कमीशन के संबंध में सही है? तो देखो इसमें पहला कथन है कि उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के विश्लेषण के लिए की गई थी। देखो इन सब को जानने से पहले मैं साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन के बारे में आपको बता दूं। कब आया था ये? 1927-28 में आया था। और जब ये आया था मुंबई पहुंचा था सबसे पहले, और इसको काले झंडे दिखा करके इसका विरोध किया गया था, और इसको वापस जाओ के नारे लगाए गए थे इसके बारे में। और ये क्यों आया था इसके बारे में जानो कि देखो 1919 में भेजा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और जिसके तहत 1919 से लेकर के 1935 तक प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। और जो ये द्वैत शासन लगा था प्रांतों में, उसी की समीक्षा करने के लिए भारत भेजा गया था ये साइमन आयोग जो है 1927-28 में। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 से 35 की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला पूछा है कि इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के विश्लेषण के लिए की गई थी। तो बिल्कुल सही है, समीक्षा यानी विश्लेषण के लिए ही की गई थी, पहला सही हो गया। और इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। जब अध्यक्ष जॉन साइमन थे तो उन्हीं के नाम पर तो रखा गया इसका साइमन कमीशन, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है इसमें उसने संघीय सरकार के लिए संस्तुति की थी, तो तीसरा भी सही है। क्यों सही हो जाता है कि इसने जो अपनी सिफारिशें रखी थी उसमें से इसने पहली तो ये महत्वपूर्ण कहा था कि प्रांतों से द्वैत शासन को हटा करके केंद्र में लगाया जाए। दूसरी इसने कहा था कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों के जो अधिकार हैं उसमें वृद्धि की जाए। तीसरी इसने कहा था कि भारतीयों के मताधिकार का विस्तार किया जाए।
चौथी, इसने कहा था कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार और मुसलमानों के लिए विशेष मताधिकार दिया जाए। पांचवी, इसने कहा था कि केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन किया जाए। तो इसमें ये क्या कहा है कि उसने संघीय सरकार के लिए संस्तुति की थी, तो ये भी कही थी, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और चौथा देखो, इसमें भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। क्यों विरोध किया था? पहली बात तो इसमें 7 मुस्लिम वो थे, अंग्रेज, यानी ये इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सभी के सभी वो थे अंग्रेज, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसका विरोध का भारतीयों के द्वारा। और वायसराय कौन था उस टाइम भारत में? लॉर्ड इरविन था, जो 1926 से 1931 तक बना था, याद रखना। तो इसके ये चारों ही सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। कथन ये देखो, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। पूना जो समझौता हुआ था 1932 में, उसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था पूना की यरवदा जेल में, और कारण है उसके माध्यम में संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखो, इसमें पहले तो ये जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जो जनजातियां हैं, यानी इन सभी के लिए पहले तो अलग निर्वाचन, वो क्या बोलते हैं, अरे अलग वो निर्वाचन मंडल की मांग हो रही थी, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत में ये विभाजन हो, ये सभी मिल कर के रहें, इनके लिए भले ही छूट मिल जाए, आरक्षण मिल जाए, इनकी सीटें आरक्षित हो जाएं, उसके पक्ष में थे, वो विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उसी वजह से उन्हें पूना की यरवदा जेल में अनशन किया था। तो फिर आगे चल के फिर महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था ये, ठीक है। तो देखो, ये पूना समझौता जो था, इसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी विभाजन का जो निर्णय था, सांप्रदायिक जो निर्वाचन वो जो बना रहे थे, वो क्या बोलते हैं, विधानमंडल, उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया था, समझ सकते हो। आरक्षण की बात मान ली थी उन्होंने, अम्बेडकर ने। तो पहला तो सही है। दूसरा कारण है इसमें, इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो दोनों सही हो जाते हैं ये। इसी वजह से वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय का जो उद्देश्य था वो धराशायी हो गया था। तो कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है उसकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है, ये आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन के टाइम, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था कर्जन का? 1899 से 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था। कब से कब तक? 1899 से 1905 तक रहा था ये। और देखो, काफ़ी फेमस है ये, इसके द्वारा काफ़ी कार्य किए गए थे। जैसे 1901 में इसने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के नेतृत्व में एक सिंचाई विभाग की स्थापना की थी 1901 में। 1902 में इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। देखो, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना से संबंधित कौन है? तो ये कर्जन ही है। किससे विश्वविद्यालय आयोग आया था इसी के टाइम में? 1904 में इसने भारतीय विश्वविद्यालय कानून व एक दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया था। यानी भारतीय विश्वविद्यालय कानून का गठन कर्जन ने कब किया था? 1905 में। और प्राचीन स्मारक कानून कब आया था? 1904 में आया था। नहीं, भारतीय जो विश्वविद्यालय कानून था ना, वो 1904 में, सॉरी मैं 5 बोल गया हूँ, तो 1904 में ही प्राचीन स्मारक कानून आया था। जो इसमें पूछा है ये 1904 का है और कर्जन के टाइम का ही है, याद रखना। और बंगाल का विभाजन सबसे घिनौना कार्य इसी के द्वारा किया गया था 1905 में। और 1905 में तो इसके द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? कौन सा रोहेला सरदार था जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? देखो, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसमें मराठा की जो सेना थी उसको बुरी तरह से पराजित किया था। कब लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध? 1761 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के मध्य इसमें पराजित हुए थे मराठा। और इसमें मराठा सेना का जो नेतृत्व भी पूछा जा सकता है, तो किसने किया था? सदाशिव राव भाव ने किया था, सदाशिव राव भाव ने।
और इसका अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो नजीब खां था। कौन? नजीब खां। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नजीब खां। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? कौन ऐसा था जिस पर महाभियोग, ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? तो देखो इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, इस पर मुकदमा उसमें ब्रिटिश संसद में चलाया गया था। क्या? महाभियोग चलाया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बता दूं, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी के टाइम में आया था, सभी को पता होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद भी इसी के द्वारा बनाया गया था, इसी के टाइम में। और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में इसी के टाइम में हुई थी। और संशोधनात्मक जो अधिनियम था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में इसी के टाइम में आया था। और क्या बताऊं इनके बारे में, बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी इसी के टाइम में हुई थी 1784 में। और जो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्टस एक्की के द्वारा भी इसी के टाइम में पेश किया गया था। और प्रधान डाक कार्यालय की स्थापना भी 1780 में इसी के टाइम में हुई थी। और देखो नंद कुमार और घसीटी बेगम वगैरह जो थे, उन सभी को इसने झूठे आरोप में फंसा दिया था और नंद कुमार को फांसी लगवा दी थी। तो उसी के फिर आगे चल के फिर लंदन की जो पार्लियामेंट है उसमें इस पर महाभियोग लगाया गया था। एक व्यक्ति था एडमंड बर्क। कौन था? एडमंड बर्क था। उसके द्वारा इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। याद रखना, एकमात्र गवर्नर जनरल था ये बंगाल का जिस पर मुकदमा चलाया गया था, यानी महाभियोग का। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? देखो अभी बताया मैंने, नहीं वो तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये ओनली जो नहीं, हाँ यही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, लेकिन इसमें ये पूछा है कि किसने की थी। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसी टाइम इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। तो ये पूछा है इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1784 में बंगाल की ये एशियाटिक सोसाइटी की, याद रखना। नेक्स्ट देखो, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। कौन सा था जो भारतीयों द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदू पैट्रियट जो समाचार पत्र था, ये भारतीयों द्वारा पहला अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। और इसको कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कब? 1853 में। कब? 1853 में। और किसके द्वारा? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन। और बाद में फिर हरीश चंद्र मुखर्जी ने भी इसका संपादन किया था। यंग इंडिया पूछा जाता है समाचार पत्र। यंग इंडिया समाचार पत्र किसका है? महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का, याद रखना। और नेटिव ओपिनियन भी पूछा जाता है, किसका है? बी.एन. मांडलिक का है, बी.एन. मांडलिक का। नेक्स्ट देखो, काकोरी षड्यंत्र कांड का एकमात्र क्रांतिकारी कौन था? जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था उसका एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच करके निकल चुका था? तो देखो इसमें ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़े गए थे। इन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ा नहीं जा सकता है कभी भी। चंद्रशेखर आज़ाद मर सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता, याद रखना। तो ये आज़ाद ही रहे थे। जब इनकी भिड़ंत हो रही थी अंग्रेज़ों से, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड जो पार्क है उसमें ये घिर गए थे। तो इन्हें लगा था कि बचना मुश्किल है, तो इन्होंने खुद की अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। तो कह सकते हो काकोरी जो षड्यंत्र कांड हुआ था उसमें ये बच गए थे। आगे देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में। और इन्हीं के द्वारा 1938 में हरिपुरा में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की गई थी हरिपुरा में। फिर आगे 1939 में भी ये इन्होंने जो त्रिपुरी में जो चुनाव हुआ था उसमें भी चुनाव जीत लिया था। पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने पराजित कर दिया था।
लेकिन महात्मा गांधी उसको काफ़ी अपने ऊपर ले गए थे, तो अपनी हार बता दिया था उन्होंने। इसी वजह से इन्होंने फिर उसमें इस्तीफ़ा दे दिया था, त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और फिर इन्होंने 1941 में ये वहाँ पहुँच गए थे जर्मनी, और 1943 में सिंगापुर गए थे। फिर रास बिहारी बोस के साथ कह सकते हो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, यानी नेतृत्व किया था उसका, ठीक है। तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं ये सुभाष चंद्र बोस। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी हवाई दुर्घटना में। कोई रहस्य मिला नहीं, रहस्य ही बना हुआ है ये, कोई सबूत नहीं है कैसे हुई, कहाँ पर हुई ये इनकी मृत्यु, पर अधिकतर मत यही है कि हवाई दुर्घटना में हुई है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2023 के शांति के नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो 23 का देखो, अभी तो 2024 में भी चुना गया है, नहीं 2023 के लिए दिए गए हैं, 2024 में मैं भारत रत्न समझ गया था। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। तो देखो इसमें 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की हैं ये नरगिस मोहम्मदी, और ये वर्तमान में देखा जाए तो अभी ये जेल में बंद हैं, और इन्हीं को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का, और इन्हें 31 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक कोयले का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा राज्य है जिसमें कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में ही कोयले की खान के बारे में बता दूं, एक तो मयूरभंज है, एक क्योंझर है। ये कोयले के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस खान है। उड़ीसा के बाद देखा जाए तो दूसरे स्थान पर झारखंड का नंबर आता है उत्पादन में। उसके अलावा मध्य प्रदेश से भी उत्पादन होता है कोयले का, आंध्र प्रदेश से भी होता है, पश्चिम बंगाल से, लेकिन सबसे अधिक कहाँ से होता है? उड़ीसा से। दूसरे स्थान पर झारखंड से। और देखो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हीं से सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। और भारत में सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है 97-98% बिटुमिनस पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस, याद रखना। अधिकतर भारत कोयले का आयात ही करता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं की फसल का रोग कौन सा है इन सभी में से? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रस्ट रोग जो है ये गेहूं से संबंधित है। इसके अलावा ये जो ब्लास्ट रोग है ये लगता है धान में खैरा रोग भी लगता है। टिक्का रोग जो लगता है ये मूंगफली में लगता है। किसमें? मूंगफली में। याद रखना, रस्ट का संबंध किससे है? गेहूं से। नेक्स्ट देखो, मरियप्पन थम्मावेलु किस खेल से संबंधित है? मरियप्पन थम्मावेलु तो पैरा एथलीट हैं, याद रखना। मरियम थम्मावेलु जो हैं क्या हैं? पैरा एथलीट। नेक्स्ट देखो, सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में नदी और सहायक नदी दूसरी साइड में। गंगा की सहायक नदी कौन सी है इन सभी में से? देखो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4-5 याद कर लेना। तो ये किसकी हैं? जमुना की हैं सबसे पहले तो। उसकी यमुना की कौन सी है? केन है इसमें। चंबल, सिंध, बेतवा, केन में से केन है इसमें। और गंगा की कौन सी है इन सभी में से? तो गंगा की तो सोन है इन सभी में से। कौन सी है? सोन 4 पे दी हुई है। गोदावरी की सहायक कौन सी है फिर? गोदावरी की देखो, गोदावरी की कौन सी है इसमें से? गोदावरी की है मंजरा, और कृष्णा की है भीमा। देखो गोदावरी की इसके अलावा पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती भी सुनी होंगी, तो ये गोदावरी की हैं। और कृष्णा की और बताऊं, कृष्णा की सहायक नदियों में देखा जाए तो भीमा हो गई, कोयना, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। तो एक जैसे ही नाम है देखो, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, भीमा, ये सभी कृष्णा की हैं।
पेनगंगा और वेनगंगा और इंद्रावती, ये तीन याद कर लेना। ये भागीरथी इसकी, गोदावरी की, और गंगा की ये सोन है आपके सामने। इसके अलावा गंडक भी है, कोसी भी है, तो ये सभी गंगा की हैं। और यमुना भी गंगा की सहायक है, सबसे बड़ी है वैसे तो ये गंगा, यमुना जो है गंगा की सहायक नदियों में। और यमुना की सहायक नदी भी पूछी जाती हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो देखो इसमें A का 4, B का 3, A का 4, B का 3 देखो, तो इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं अब, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी ये देखना है क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़ा देखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो सभी को पता होगा पहले सबसे बड़ा राज्य जो था भारत का मध्य प्रदेश था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बना दिया तो दूसरे स्थान पर आ गया, पहले पर राजस्थान आ गया। देखो 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड बिहार से। तो देखो सबसे बड़ा इन चारों में कौन सा है? राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है, इतना याद कर लेना काफ़ी है। दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। इसका क्षेत्रफल है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर और कुछ है, इतना मोटे रूप से याद कर लो, ठीक है। और देखो चौथे पर, तीसरे पर था फिर महाराष्ट्र, चौथे पर पहले था आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र तो अब भी है तीसरे पर लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चौथे पर आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश से 2 जून 2019 को वो तेलंगाना बन गया। 2014 को तेलंगाना बन गया, तो फिर आंध्र प्रदेश चौथे स्थान 5वें पर चला गया, ठीक है। तो अब कौन से पर है? उत्तर प्रदेश है इसके बाद। उत्तर प्रदेश का कितना है क्षेत्रफल? 2,40,928। उत्तर प्रदेश का तो कंप्लीट याद होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आ जाएगा। तो देखो पहले स्थान पर तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 1। 3, 2, 4, 1 देखना है आपको, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। अब नेक्स्ट देखो, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? राज्य पूछा है इसमें, सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? देखो सबसे बड़ा भी है और एकमात्र उत्पादक राज्य भी है, तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, याद रखना जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। केरल नारियल के उत्पादन में है, याद रखना। और झींगा मछली के उत्पादन में कौन है? तमिलनाडु। आलू, गन्ना और गेहूं, इन तीनों के उत्पादन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर किससे संबंधित है? देखो विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती से संबंधित है। किससे? अंगूर की से। इसके अलावा सेरीकल्चर भी पूछा जाता है, किससे? रेशम कीट पालन से, रेशम की खेती से। और एपीकल्चर भी पूछा जाता है, तो एपीकल्चर के बारे में बता दूं, शहद के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, याद रखना। वर्मीकल्चर किससे है? केंचुआ उत्पादन से। इसके अलावा फ्लोरीकल्चर भी पूछी जाती है, तो वो फूलों के उत्पादन से है। वर्मीकल्चर केंचुआ बताई दी मैंने। और क्या बताऊं? पोमीकल्चर और एक पोमीकल्चर फलों के उत्पादन से है। और ओलरीकल्चर का संबंध है सब्जी के उत्पादन से। और देखो एरोपोनिक्स, एयर माने हवा, एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो माने जल होता है, तो जल में पौधे को उगाने से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। तो इन सभी को भी याद कर लेना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस आप बताना है। 10 तारीख को मनाया जाता है, ये बता दो आप कि 10 तारीख को कौन से महीने में मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, आपके लिए यूजफुल क्लास लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। आगे देखो, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? चारों में इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और देखो ये चेंज होने वाली है थोड़े दिनों में, क्योंकि इंडोनेशिया का ये जो जकार्ता है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये
समुद्र में डूब रहा है धीरे धीरे, और कुछ समय बाद ये संपूर्ण रूप से डूब जाएगा। तो इसी वजह से इसको चेंज कर रही है वहाँ की सरकार। आगे देखो, हाँ, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? हाथी जो प्रोजेक्ट आया था कब आया था? देखो 1973 में तो टाइगर प्रोजेक्ट आया, सभी को पता होगा। देखो टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 का। इसके अलावा समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो कब का है? 1999 का है। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट भी पूछा जा सकता है, कब का है? गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। तो गिद्ध का जो संरक्षण प्रोजेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2006 का है, गिद्ध से संबंधित। और क्या बताऊं, उसके अलावा गेंडा प्रोजेक्ट भी पूछा जाता है। गेंडा कब का है? तो ये 1987 का है। कब का? 1987 का। और एक हंगुल परियोजना के बारे में बताऊं, ये हंगुल परियोजना जो है कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1970 में। क्यों चलाई गई थी? क्योंकि इसकी जो हंगुल है इसकी संख्या घट करके मात्र 150 रह गई थी, और तभी चलाई गई थी जम्मू कश्मीर सरकार और IUCN और WWF के द्वारा चलाई गई थी हंगुल परियोजना जो है 1970 में। और क्या बताऊं, लाल पांडा उसे हिम तेंदुआ को और याद कर लेना। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट चलाया गया था 2009 में। कब? 2009 में। और देखो हाथी से संबंधित है, ये हाथी जो परियोजना है ये 1992 में चलाई गई। और देखो हाथी मेरा साथी एक अभियान आया था, सभी ने पढ़ा हो या सुना तो होगा ही। हाथी मेरा साथी अभियान कब आया था? 2011 में। कब? 2011 का अभियान है हाथी मेरा साथी। ठीक है, तो याद रखना हाथी परियोजना चलाई गई 1992 में भारत में। आगे देखो, अब पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी देखो सबसे क्रम से देखा जाए तो पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर लघु, नहीं इसे हिमालय को छोड़ो, पर्वत चोटियों के बारे में देखो। सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये क्रम से याद कर लेना। तो ये कहाँ पर हैं देख पा रहे होंगे आप? तो इन सभी में ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है फिर? अरुणाचल प्रदेश है उसकी म्यांमार और उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का, पूर्वोत्तर राज्य। म्यांमार और चीन से सीमा बनाता है। तुजू दर्रा जो है वो उसी जगह है। आगे देखो, संकोश नदी सीमा बनाती है। संकोश नदी जो सीमा है वो बनाती है। संकोश नदी सीमा क्या बनाती है? तो देखो इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन सी, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा बनाती है संकोश नदी। संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच। सागौन तथा साल किसके वृक्ष हैं? सागौन तथा साल वृक्ष किसके हैं? ऑप्शन के हिसाब से बताओ, सागौन तथा साल के वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? तो देखो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। सागौन तथा जो सागौन और साल के वृक्ष जो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय तथा शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। और यहाँ इन वनों में देखा जाए तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, 100 से 200 के बीच। और वैसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन जो हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र किसमें? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों में। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? जेली किस फल से बनाई जाती है? तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमरूद। अमरूद से जेली बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आप सभी को। देखो रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में है, याद रखना है, सही है बिल्कुल। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में है।
फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में, बिल्कुल ठीक है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र क्या स्वीडन में? देखो स्कॉटलैंड कहाँ पर है, आपने पढ़ा हो, कहाँ पर है ये स्कॉटलैंड? तो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। स्कॉटलैंड तो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है ना, स्वीडन तो अलग है, तो यही मिलान इसका गलत हो जाता है। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, ये यूएसए में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, बाकी सभी सही हैं, सी सही जवाब है इसका। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा भी है और सबसे नहीं पृथ्वी के, सूर्य के नहीं, बुध तो सूर्य के, पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछा है, तो कौन सा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह? शुक्र। सुबह का तारा, भोर का तारा कहा जाता है इसको, सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र, यही है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रहों में। देखो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों में हम ग्रहों को बांट दें 8 ग्रह जो हैं, जैसे सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये 4 तो हो जाते हैं आंतरिक ग्रह। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हो जाते हैं बाहरी ग्रह। और क्षेत्र आकार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा अरुण और उससे छोटा वरुण, उससे छोटा फिर मंगल है, वो पृथ्वी है, पृथ्वी से छोटा कौन सा है? शुक्र, मंगल और फिर बुध। आगे देखो पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित किसके मध्य है, किन किन ग्रहों के मध्य है? क्रम बताया मैंने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो शुक्र और मंगल के मध्य आंतरिक ग्रहों में, शुक्र और मंगल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेरेनीज, एपिनाइन्स। तो देखो इसे करने की कोशिश करें। पेरेनीज कहाँ है ये पर्वत? ये फ्रांस में पड़ता है और स्पेन से सीमा बनाता है। एटलस कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र है, मोरक्को साइड में, उस साइड में पड़ता है ये एटलस पर्वत, तो ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में। पेरेनीज फ्रांस में। और एपिनाइन्स ये इटली में पड़ता है। कहाँ? इटली में। बचा ऑप्शन ए ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है, तो यही जवाब हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है? कौन सा देश है जिसको झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, और ये उत्तरी यूरोप में स्थित है और एक नॉर्डिक कंट्री है। क्या नॉर्डिक कंट्री? जैसे फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सभी नॉर्डिक कंट्री हैं, तो उन्हीं में से एक है ये। और इसमें तकरीबन 1,88,000 के करीब झीलें पाई जाती हैं फिनलैंड में, और द्वीप भी काफ़ी हैं, तकरीबन 1,90,000 के करीब द्वीप हैं इस जगह पर, और इसी वजह से इसको झीलों की वाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था, कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 5? तो देखो ये 1997 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? यूएसए के न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हडसन के किनारे है। और इसमें सम्मिलित देशों ने देखा जाए तो टिकाऊ विकास के लिए एक व्यापक कार्यकारी योजना एजेंडा 21 जो है उसको स्वीकृत किया था। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? जो भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है उसके जो 8 मिशन है उनमें कौन सी इसमें शामिल नहीं है, वो पूछा है इसमें। तो देखो इसे करने की कोशिश करें। इसमें सौर शक्ति ये भी शामिल है इसमें, राष्ट्रीय सौर मिशन, यानी जो 8 राष्ट्रीय मिशन हैं, जो 8 राष्ट्रीय सौर मिशन है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना से संबंधित, तो उसमें सौर शक्ति यानी राष्ट्रीय सौर मिशन भी शामिल है, ठीक है। और वनीकरण यानी कैसे समझाऊं आपको, यानी वनों का फैलाव करना, यानी वनों का संरक्षण करना, ये भी शामिल है। लेकिन ये नाभिकीय शक्ति जो है ये शामिल नहीं है। इसके अलावा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये शामिल है। देखो 8 के नाम बता दूं आपको। एक तो है आपका पहला राष्ट्रीय सौर मिशन, सभी को पता होगा। दूसरा है इसमें राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन।
और इसमें चौथा है आपका राष्ट्रीय जल मिशन, इम्पोर्टेंट है जल मिशन। चौथा क्या है, हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने से संबंधित है। छठवां है इसमें हरित भारत मिशन से संबंधित है, हरित मिशन है या ऐसे कह सकते हो। सातवां है सतत कृषि मिशन। और आठवां हो जाता है आपका जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन। तो इसमें यही ऑप्शन सी शामिल नहीं है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किस मानक का उपयोग किया गया? हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए हरिकेन क्या है पहले तो ये बता दो। तो इसके हरिकेन के बारे में याद रखना, फेमस चक्रवात है ये, और पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर के इस क्षेत्र में फेमस रूप से आता है ये। इसके अलावा विली विलीज आता है ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून भी फेमस है। टाइफून कहाँ आता है? उसमें आता है अटलांटिक महासागर में। और देखो हरिकेन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन ये मापक पैमाना है, इसका उपयोग किया जाता है, साफिर सिम्पसन का। निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा इन चारों में से उत्तरदायी नहीं है? देखो मीथेन तो है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, तकरीबन 20% का योगदान है मीथेन का। जलवाष्प का भी है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन पांचों में से बताना है, चारों में से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 65% योगदान है, जलवाष्प का भी है, लेकिन ये आर्गन जो है इसका योगदान नहीं है इसमें। आर्गन एक अक्रिय गैस है, सभी को पता होगा, इसका कोई भी इसमें योगदान नहीं है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? देखो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो धूम्र पर्दे होते हैं ये युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसके सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? इतना समझ लो कि धूम्र पर्दे किससे बने होते हैं। तो देखो ये बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। किसके? टाइटेनियम ऑक्साइड के। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है? तो देखो इसमें कौन सा है? सीसा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट है। 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का कितना भाग क्षय होगा? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का यदि आधा जीवन 60 मिनट है तो 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का कितना भाग क्षय हो जाएगा? तो देखो ये मैथ का सही सवाल है, वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। एक नहीं, इसे भी छोड़ो, क्या पूछा है इसमें? देखो अच्छा है ये, जैसे एक बुलेट यानी एक गोली को ऊपर दागी जाती है तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के समय कितना समय लेती है, ये पूछा है इसमें वैसे। और वह जब वापस आती है तो दो समय लेती है, यानी ये मान लो 2 मिनट ही मान लो, ठीक है, 2 मिनट मान लो या 2 सेकंड, कुछ भी मान लो, वापस आने में 2 सेकंड का समय लेती है। तो उस दिशा में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही होगा? यानी ये पूछा है कि जब बिंदु तक ये ऊपर भेजी जाती है तो उच्चतम बिंदु तक कितना समय लेगी पहुंचने में, और अगर वो नीचे आती है तो उसी बिंदु से 2 सेकंड का समय लेती है। तो ये सेकंड में ही इसका आंसर मान लो कि देखो जब हम किसी को गोली को ऊपर दागोगे तो उसमें अपना फोर्स तो दोगे ही, लेकिन वो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसका विरोध करेगा उसकी गति का, और उसी गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से वो एक बिंदु पर जाकर के रुक जाएगी और वही पॉइंट उसका उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है। लेकिन जब वो उस बिंदु पर रुकने के बाद फिर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की तरफ आएगी ओनली गुरुत्वाकर्षण की वजह से, उस पर हमारा कोई बल नहीं होगा। तो समझ सकते हो नीचे से भेज रहे हैं, ऊपर तो लग रहा है हमारा, लेकिन ऊपर से नीचे भेज रहे हैं तो नहीं लग रहा है हमारा, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो समझ सकते हो दोनों स्थिति में समय समान ही लेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
डायनेमो वास्तव में क्या होता है? तो डायनेमो के बारे में बता दूं, एक ऐसा यंत्र होता है ये जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऊर्जा का परिवर्तक होता है ये, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यह देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी पूछा जा सकता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पीछे के दृश्य को देखने के लिए वाहन में जो लगा होता है, तो क्या लगा होता है? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण लगा होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए वाहनों में। निम्नलिखित युग्मन में कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को कौन बनाता है? तो ये बनाता है जिंक कार्बन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग होता है? फोटोग्राफी तथा एक एंटीक्लोर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो देखो इसका ऑप्शन भी सही होगा, सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी और एक एंटीक्लोर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो ये जो लिटमस अम्ल क्षार सूचक है ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए सही होगा, ये जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे? जीवाणु से। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। जब मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो सुरक्षित रखते हैं वो कितने समय के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से 2 दिन के लिए। कितने दिन? 1 से 2 दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा जो ऊन है ये किससे प्राप्त की जाती है? तो इसके बारे में जान लो। इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो खरगोश दिया हुआ है, खरगोश तो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें बकरे से भी यही प्राप्त की जाती है। देखो खरगोश और बकरे, इन दोनों से, बकरा और जो खरगोश होता है इन दोनों की प्रजाति से ये अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, याद रखना। निम्न श्वान उपजातियों में से कौन भौंकने में असमर्थ है? ये कुत्ते की जनजातियां हैं, उपजातियां हैं सभी कुत्ते की, और इसमें से कौन सी है जो भौंक नहीं सकती है? तो देखो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलियन डिंगो या बारिंगल एक घुमक्कड़ प्रजाति होती है ना, वो कुत्ते की होती है, वो भौंकने में पूरी तरह से असमर्थ होती है। और जो एशिया में भेड़िया पाए जाते हैं ये उसी प्रजाति से संबंधित है। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। ऑडियोग्राफ, ईसीजी, ईईजी, मेमोग्राफ, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। किससे संबंधित हैं? यानी किस किस के द्वारा ये परीक्षण किए जाते हैं? जैसे हृदय का, मस्तिष्क का, कान का, वक्ष का। ऑडियोग्राफी, तो ऑडियोग्राफी से तो कान से ही संबंधित है, कान का परीक्षण किया जाता है। ईसीजी, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी, ईसीजी हृदय से संबंधित है। ईसीजी को कराई जाती है तो किससे संबंधित है? हृदय से। और ईईजी, ये ईईजी है मस्तिष्क से। देखो यही कन्फ्यूजन वाली हैं। ईईजी किससे? मस्तिष्क से। और ईसीजी ये हृदय से। मेमोग्राफ ये वक्ष से। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 देखना है, सॉरी। ईसीजी किससे है? ईसीजी हृदय से।
और ईईजी मस्तिष्क से, सही है। बी का 1 है, ए का नहीं, ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3 बी का 1, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन सा ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? क्या श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी? तो देखो, ज्वालामुखी क्रिया में तो काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जैविक पदार्थों के क्षय से भी निकलती है, श्वसन से भी निकलती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषण है इससे ऑक्सीजन निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे जो करते हैं। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की जो द्विकंडलीय संरचना है उसका प्रतिपादन किया गया था, आपको पता होगा। यानी डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 61 का। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की सहायता होती है? विटामिन के की वजह से बनता है रक्त का थक्का। अगर इसकी कमी हो जाती है तो थक्का नहीं बनता है, याद रखना। निम्नलिखित में से किन बीमारियों का कारण विषाणु है? विषाणु की वजह से होने वाली बीमारियां, देखो पोलियो भी होता है और बर्ड फ्लू भी होता है। ये दोनों किससे होते हैं? विषाणु से होने वाली ये दोनों बीमारियां हैं। नेक्स्ट देखो, चलो आज मैं इतना ही रखता हूँ, कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो। बाय।